जो मैंने वहां देखा उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मीरा कमरे के बीच में खड़ी थी और सबसे डरावनी बात, उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, बिल्कुल किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह। जाएगा। एक छोटा सा भोला सा गांव, कोई मिस्ट्री नहीं थी, बस खेत, घर और मंदिर थे। लोग सीधे थे, जिंदगी सरल थी। मीरा शर्मा 19 साल की। मीरा के पिता का नाम महेश शर्मा था। ऐसी लड़की बहुत कम मिलती है। सुबह उठकर मंदिर जाना, माँ का हाथ बटाना, बिना किसी से झगड़ा किए अपना काम करना। एक सुबह की बात है, मुझे याद है क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। मीरा की माँ सविता जी ने आवाज लगाई, मीरा जल्दी उठ बेटा, मंदिर का समय हो रहा है। अंदर से आवाज आई, जी माँ, बस 5 मिनट। सविता, आज जल्दी आ जाऊंगा। पंडित जी ने कहा है सावन पूजा का इंतजाम देखना है। ठीक है जी, मीरा को भी साथ लेकर जाना, वो भी दक्षिणा देना चाहती है। ठीक है सविता। ये कहकर महेश जी निकल गए। गांव के पूजनीय पंडित रुद्रनाथ, 50 साल का इंसान, सफेद कुर्ता, माथे पर टीका, हाथ में माला। बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे भगवान खुद बोल रहे हों। लोग उनकी बात पर आंखें मूंद कर यकीन करते थे। कोई चीज थी उनकी आंखों में, एक गहराई जो मुझे ठीक नहीं लगती थी। मंदिर की सीढ़ियों पर पंडित जी वहीं खड़े थे और उनकी नजर एक पल के लिए मीरा पर रुक गई। पंडित रुद्रनाथ खुद आए थे, हल्का मुस्कुराते हुए। घर में सब ठीक है ना महेश भाई? और फसल कैसी हुई है? भोलेनाथ के आशीर्वाद से फसल अच्छी हुई है और घर वाले भी खुश हैं। एक बात करनी थी। मीरा बेटा बहुत संस्कारी है। मेरा एक रिश्तेदार है, अच्छा परिवार है और उनके पास अच्छी जमीन भी है। सोच रहा था अगर आप राजी हों तो बात आगे बढ़ाएं। महेश जी का चेहरा एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर बोले, पंडित जी, मीरा अभी सिर्फ 19 साल की है। हमने अभी इस बारे में सोचा नहीं है और हम खुद उसके लिए देखेंगे। आप बुरा मत मानिए। सविता जी अंदर किचन से सब सुन रही थीं। वो बाहर नहीं आई। उठते हुए पंडित ने कहा, ठीक है महेश जी, आपकी मर्जी। पंडित दरवाजे पर रुके और बिना पीछे देखे बोले, महेश जी, आपने बहुत गलत फैसला लिया है। और वो चले गए। 3 दिन बाद सविता जी सुबह चाय बना रही थी जब मीरा रसोई में आई। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था, जैसे 3 दिन से सोई नहीं हो। मीरा, मैं 3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तू थकी थकी लग रही है। क्या तू रात को सोती नहीं है? माँ, मुझे 3 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे हर रात मेरा नाम लेकर बुलाता है। क्या बोल रही है? कौन बुलाता है? तू उसे पहचानती है? नींद में थी या जाग रही थी, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने सुना माँ, कोई मेरा नाम लेकर पुकारता है, धीमी आवाज में। सपना होगा बेटा। रात को खाना थोड़ा जल्दी खा लिया करो और सो जाया करो, और हॉरर स्टोरी कम सुना करो। तू तो बस हॉरर स्टोरी ही सुनता रहता है, इसीलिए तो अजीब सपने इसलिए मीरा ने कुछ नहीं कहा और माँ का हाथ बटाने लगी। रात के करीब 1 बज रहा था जब महेश जी की आवाज आई, सविता, सविता उठ। अपने कमरे के कोने में बैठी हुई थी, घुटनों को हाथों से पकड़े हुए। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई। कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन मीरा बोल रही थी, माँ, पापा, दरवाजे पर कोई खड़ा था और वो मुझे देख रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद से मीरा को हर रात बुरे सपने आने लगे। मीरा और सह नहीं पाई, इसलिए एक दिन मीरा ने अपनी माँ को सब बता दिया। माँ, कल रात एक आदमी आया था मेरे सपने में। वो आदमी हमारे खेत में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। माँ, उसका चेहरा ही नहीं था। बेटा रो मत,
हनुमान चालीसा पढ़कर सो जा, किसी की बुरी नजर होगी। सविता जी की बात सुनकर मीरा को लगा शायद किसी की बुरी नजर होगी। वो लड़की जो सुबह सबसे पहले उठती थी अब दोपहर तक बिस्तर से नहीं उठती थी। खाना कम हो गया, चेहरा जो हमेशा थोड़ा गुलाबी रहता था अब झील के पानी जैसा फीका हो गया था। आंखों के नीचे काले घेरे और भी गहरे हो गए थे। सविता जी एक दिन मेरे घर आईं। उनकी आंखें भरी हुई थीं। उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन बेटा, मीरा को डॉक्टर के पास ले जाओ ना, उसकी हालत बहुत बुरी है। मैं पूछती हूँ तो बस बोल देती है मैं ठीक हूँ। शायद तेरी बात मान ले। मैं मीरा को डॉक्टर के पास ले गया। सब कुछ नॉर्मल आया, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस होगा, नई उम्र है, कोई टेंशन होगी, धीरे धीरे ठीक। अर्जुन भैया, वो रोज आता है। कौन रोज आता है? मैंने जैसे ही ये पूछा मीरा रुक गई और बोली, रात को जब सब सो जाते हैं वो आता है मेरे कमरे में। मैं चिल्लाना चाहती हूँ लेकिन आवाज नहीं निकलती। मीरा शायद सपना होगा। डॉक्टर ने तो कहा है सब ठीक है, तू बस ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। रात को महेश जी मेरे घर आए। अर्जुन, मीरा की हालत और खराब हो रही है। वो बिस्तर पर पड़ी है और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसकी माँ बस रो रही है। क्या करूं अर्जुन? कल पंडित जी से बात करके एक पूजा करवा कर देख लीजिए। पंडित रुद्रनाथ ने सुनते ही कहा, आओ आओ महेश जी, मैं जानता था घर में कुछ परेशानी होगी। बेटा, पर किसी की बुरी नजर लग गई है। मैं पूजा करूंगा, घबराओ मत। महेश जी के घर पे पूजा की गई। पूजा 3 घंटे चली। ओम काली अंधकारिणी नमः, ओम भैरवी रात्रि स्वाहा। माँ, मेरे शरीर पे बहुत जलन हो रही है। माँ, मुझे बचाओ। अंदर से आवाजें आती रही राजेश भाई। जब पंडित जी अंदर आए, मीरा एक कोने में बैठ गई, आंखें नीचे करके। जब पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखा, अर्जुन, वो कांपने लगी। पंडित जी ने कहा, महेश जी घबराइए मत, अभी मीरा ठीक हो जाएगी। मैं एक धागा दे रहा हूँ, बस मीरा बेटी को पहना देना। रात को मीरा ने धागा पहन लिया और उस रात से सब कुछ बदल गया और बदतर हो गया। 3 दिन बाद रात के करीब 12 बजे सविता जी की तेज चीख सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं तुरंत उठकर बाहर निकला और उनके घर की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुला था। मैं सीधा मीरा के कमरे में घुसा और जो मैंने वहां देखा उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मीरा कमरे के बीच में खड़ी थी और सबसे डरावनी बात, उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, बिल्कुल किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह। सविता जी जमीन पर बैठी रो रही थी। महेश जी मीरा को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीरा बस सीधी खड़ी थी, बिना हिले। सुबह होते ही हम मीरा को शहर के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड भी किया, लेकिन रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा बदल गया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा। डॉक्टर की बात सुनकर महेश जी घबरा गए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? डॉक्टर ने रिपोर्ट टेबल पर रख दी। ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन इसका पेट इस तरह क्यों बढ़ रहा है? इसका कोई मेडिकल रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर मेरी बात मानो तो किसी तांत्रिक या बाबा को दिखाओ। दोस्तों, कहानी का सबसे भयानक मोड़ तो अब आने वाला है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज क्या हुआ? वो इंसान कौन था और उस रात उसने वहां क्या देखा? अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 2 कमेंट कीजिए। जैसे ही थोड़े कमेंट्स और लाइक्स पूरे होंगे, मैं तुरंत दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा।